हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे एंड हेल्थी होंगे। आज आप लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो फर्स्ट पैरा के अंदर क्या बताया कि जितनी भी सेल होती है वो ग्रो करती है, वृद्धि करती है, जनन करती है। हालांकि ये सभी जो लक्षण होते हैं वो सजीवों के ही होते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो नई सेल होती है वो पुरानी सेल के विभाजन से बनती है। अरे ये बात तो रुडोल्फ विर्चो ने भी बता दी थी। ठीक है, उन्होंने भी क्या बताया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, जो नई सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवाइड होने से ही बनती है। ठीक है, जो पुरानी सेल होती है उसके विभाजन से ही नई सेल का निर्माण होता है। अब जो नई सेल होती है, जो संतति कोशिका होती है, वो खुद अब वृद्धि करती है, वापस विभाजित होती रहती है। ये प्रोसेस चलती ही रहती है। ये सारी प्रोसेस क्या होती है, चलती ही रहती है। देन अपन लोग बात करते हैं सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र की बात करते हैं। तो अपने माइंड में पहला पॉइंट यही आता है कि कोशिका चक्र कहते किसको है। ठीक है, कोशिका चक्र कहते किसको है। तो कोशिका चक्र की बात करते हो, कोशिका के संपूर्ण जीवन को कोशिका चक्र कहते हैं अपन लोग। कहने का मतलब है कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजन तक की जो अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र बोलते हैं। ओके, इसके दौरान बहुत से ऐसे प्रोसेस अपन को देखने को मिलते हैं। लाइक कोशिका विभाजित होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वापस कोशिका वृद्धि करती है। ठीक है, और नई कोशिका का निर्माण कर देती है। जो संतति या नई कोशिका बनती है उनके अंदर जो जीनोम होता है वो पैतृक कोशिका वाला जीनोम ही होता है। क्लियर सी बात है इतना। ओके, देन अपन लोग बात करते हैं कोशिका वृद्धि जो होती है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है, सतत प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका वृद्धि क्या, सतत प्रक्रिया। क्यों है, क्योंकि कोशिका द्रव्य का जो वृद्धि होती है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है। अगर साइटोप्लाज्म ग्रो कर रहा है तो भैया बैलेंसिंग के लिए सेल को डिवाइड होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोशिका विभाजन के दौरान जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वही डीएनए कहाँ होता है, संतति कोशिका के केंद्र के अंदर वितरित होता है। यही घटना क्या होती है, आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोशिका साइकिल की प्रावस्था यानी सेल साइकिल की क्या क्या फेज होती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये डायग्राम के अंदर देख रहे हो कि एक तो इंटरफेज होती है जिसके अंदर G1 S G2 तीन फेज होती है। वही अगर बात करते हैं एम फेज, ठीक है, जिसको अपन लोग डिवीजन फेज ही बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। इसके अंदर दो फेज आती है, एक तो आता है कैरियोकाइनेसिस और एक आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, जैसे अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो अपनी ह्यूमन बीइंग की जो सेल होती है लगभग 24 घंटे के अंदर विभाजित हो जाती है। कितने, लगभग 24 घंटे के अंदर विभाजित हो जाती है। वहीं अगर बात करते हैं ईस्ट की कोशिका, तो ईस्ट की कोशिका एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 90 मिनट लगते हैं। यानी विभाजन के अंदर कितने मिनट लगते हैं, 90 मिनट लगते हैं, 1.5 घंटा लगता है। ये आपको याद रखना है। ओके, तो सेल साइकिल की दो मेन प्रोसेस होती है, दो मूल प्रावस्थाएं होती है। एक तो होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज। अब हम लोग बात करते हैं जो इंटरफेज होती है वो दो एम फेज के बीच की प्रावस्था होती है। इंटरफेज क्या होती है, दो एम फेज के बीच की प्रावस्था होती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ह्यूमन बीइंग की जो एक सेल होती है नॉर्मली 24 घंटे लग रहा है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो 23 घंटे यानी जो 95% जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो इंटरफेज के अंदर व्यतीत होता है। कहां पर होता है, वो इंटरफेज के अंदर व्यतीत होता है। बाकी बचा हुआ 1 घंटा जो होता है वो सेल साइकिल की एम फेज के अंदर कवर होता है। यानी एम फेज के अंदर दो चीज आ गई, कौन कौन सी, एक तो कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसके अंदर दो स्टेज देखते हैं। एक तो कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। वहीं अगर बात करते हैं सेकंड फेज की, जिसके अंदर आता है साइटोकाइनेसिस, उसके अंदर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इंटरफेज के अंदर बात करें तो इसको अपन लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, विराम अवस्था भी बोलते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया इतना। ओके, इसके दौरान बहुत से ऐसे प्रोसेस होती है, जैसे कोशिका वृद्धि करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होती है। ये आगे देखते हैं कहां कहां पे होता है। इंटरफेज की तीन अवस्था होती है, एक तो G1 S G2। कौन कौन सी, G1 S G2। तो जीवन के बहुत सारे नाम भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रोथ फेज हो गया, प्री सिंथेटिक फेज हो गया, पोस्ट माइटोटिक फेज हो गया। ठीक है, पोस्ट माइटोटिक फेज हो गया। वही अगर बात करें एस फेज को तो अपन लोग सिंथेटिक फेज ही बोलते हैं। ठीक है, देन बात करें G2 फेज जो होती है उसके बहुत सारे नाम अलग, सेकंड ग्रोथ फेज, प्री माइटोटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, सेकंड गैप फेज। ये सारे नाम किसके, G2 फेज के नाम है। तो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं आप लोग G1 फेज। तो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज के अंदर ध्यान से समझना, G1 फेज जो होता है वो एम फेज यानी समस्तरी विभाजन की जो एम फेज होती है वो, और डीएनए प्रतिकृतिकरण कहां होता है, एस फेज के अंदर। याद रखना, एस फेज के अंदर। ठीक है, तो एम फेज एंड एस फेज के बीच की जो प्रोसेस होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, G1 फेज बोलते हैं। अब G1 फेज के अंदर क्या क्या होता है, मेन पॉइंट क्या, तो G1 फेज के अंदर कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, G1 फेज के जो की पॉइंट है वो आपको याद रखने। सेल जो होती है वो डायरेक्टली या कंटिन्यूअसली क्या होती है, उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है और अपनी ग्रो करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। तो कोशिका के अंदर और कोशिका केंद्र के अंदर दोनों में आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, आकार उनका बढ़ता है, लेकिन इस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। देन बात करते हैं अपन लोग एस फेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज या फिर संश्लेषण अवस्था बोलते हैं। इसके दौरान जब एस फेज चल रही होती है उस टाइम एस फेज के अंदर डीएनए का निर्माण होता है और इसकी प्रतिकृतिकरण होती है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये
वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है इसके अंदर, डीएनए की मात्रा तो दुगुनी हो जाती है लेकिन गुणसूत्र के नंबर वही रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है लेकिन उसके जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं। मान लो डीएनए की मात्रा पहले 2C थी, उसके बाद क्या हो गया 4C हो गया, नॉर्मल सी बात है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अपन लोग बात करें एस फेज के अंदर, तो एस फेज के अंदर अगर मैं बात करूं प्राणी कोशिका यानी कि एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। क्या सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, उसका रेप्लिकेशन भी होता है। किसका, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन भी इसके अंदर होता है। एनिमल सेल में ही होता है, याद रखना, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो मैक्सिमम जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर दिया था जब मैं आपको सेल का एक्सप्लेनेशन कर रहा था उस टाइम। तो सेंट्रोसोम का भी रेप्लिकेशन हो जाता है इसी के अंदर। देन बात करते हैं आप लोग G2 फेज के अंदर, तो G2 फेज के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, किसका, प्रोटीन का निर्माण होता है। देखो वैसे तो G1 फेज में भी होता है प्रोटीन का निर्माण, लेकिन अपन को ये अलग से दे रखा है, G2 फेज के अंदर प्रोटीन का निर्माण दे रखा है, तो अपन को यही टिक करना है। तो अब माइंड में आना चाहिए कि भैया कौन कौन सी प्रोटीन का निर्माण होता है, तो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को। G2 फेज के अंदर नॉर्मली ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, नॉन स्टोन प्रोटीन हो गया, ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन हो गया, इन सभी का संश्लेषण होता है, इन सभी का निर्माण होता है। नॉन स्टोन प्रोटीन बता रहा हूं कहां पे होता है, G2 फेज के अंदर होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन कहां होता है, एस फेज के अंदर। मैं ऊपर लिख रहा हूं एस फेज के अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। तो एस फेज के अंदर तो स्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वही अगर बात करें नॉन स्टोन प्रोटीन तो वो होता है G2 फेज के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन इजीली बन सकता है। अब देखो कुछ सेल ऐसी होती है जो विभाजन नहीं करती है, ठीक है, तो उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, G0 फेज। तो वो G0 फेज के अंदर आ जाती है, यानी कि G1 अवस्था से निकल के कहां जाती है, वो निष्क्रिय अवस्था, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं, शांत अवस्था बोलते हैं, क्विसेंट फेज अपन इसको बोलते हैं। जैसे अपनी हार्ट की सेल हो गई, ठीक है, कुछ समय पश्चात क्या होती है, हार्ट की सेल क्या होती है, डिवाइड करना बंद कर देती है। वही एक सेल और है जिसका नाम है नर्व सेल। नर्व सेल को आपको याद रखना, नर्व सेल जिंदगी भर पूरी लाइफ में डिवाइड नहीं होती, याद रखना, पूरी लाइफ में डिवाइड नहीं होती नर्व सेल, ठीक है, ओके फाइन। अब G0 फेज के अंदर क्या होता है, उपापचय रूप से तो वो सक्रिय होती है लेकिन विभाजित नहीं होती है, सिंपल सी बात है, ओके। अब एनिमल की बात करते हो, समसूत्री विभाजन के दौरान जो द्विगुणित कायी कोशिका होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। वही अगर बात करें पादप के अंदर तो ये अगुणित और द्विगुणित दोनों तरफ की कोशिका के अंदर ही देखने को मिलता है। तो एनिमल के अंदर तो याद रखना जो सोमेटिक सेल होती है, कायी कोशिका होती है, उनके अंदर ये डिवीजन देखने को मिलता है। वही अगर बात करते हैं प्लांट के अंदर तो वो हैप्लॉइड सेल हो या फिर डिप्लॉइड सेल हो, दोनों के अंदर अपन को माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग एम फेज, ये तो हो गया इंटरफेज। इंटरफेज में क्या क्या हुआ, G1, S एंड G2। अब बात करते हैं अपन लोग समसूत्री विभाजन यानी कि एम फेज की बात करते हैं। ध्यान से देखना, सर्वाधिक नाटकीय अवस्था, ये क्यों बताया है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलती है। हर फेज के अंदर अपन को कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, हालांकि समय सबसे कम लगता है। मैंने कहा ना 95% जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो इंटरफेज के अंदर लगता है, बाकी जो 5% टाइम ड्यूरेशन होता है वो एम फेज के अंदर लगता है। सिंपल सी बात है। इसको समसूत्री विभाजन क्यों बोलता है, सम विभाजन क्यों बोलता है, ध्यान से समझना। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गुणसूत्रों के नंबर जनक कोशिका के अंदर होती है, ठीक है, पैतृक कोशिका के अंदर होती है, वही संतति कोशिका के अंदर अपन को देखने को मिलता है। तो गुणसूत्र के नंबर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, गुणसूत्र के नंबर वही के वही रहता है, सिंपल सी बात है, ओके। एम फेज के अंदर देखें तो इसके अंदर पहला आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। तो इसके अंदर क्या आता है, पहला केंद्रक विभाजन आता है। तो केंद्रक विभाजन की अपन लोग 4 अवस्थाएं देखते हैं, कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग डिस्कस करेंगे प्रोफेज की, ठीक है ना। तो कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज की बात करते हैं। तो प्रोफेज जो होती है वो G2 के बाद आती है, ठीक है, एंड मेटाफेज के पहले आती है। G2 के बाद आती है और मेटाफेज के पहले आती है, सिंपल सी बात है, ओके। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, पहले पॉइंट तो अपन को ये याद रखना है कि इसके अंदर गुणसूत्र पदार्थ होते हैं वो संघनन होना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। गुणसूत्र जो पदार्थ होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पहचान होती है प्रोफेज की। जो गुणसूत्रीय संघनन होता है उसके प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो गुणसूत्र द्रव होता है वो स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय द्रव बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं अपन लोग लेट प्रोफेज की, तो इसके अंदर वो क्या होता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। ध्यान से देखो, सूत्र बनना स्टार्ट हो गया, देखो, ठीक है ना। यहाँ पर अपन को क्लियरली गुणसूत्र नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो अपन को क्लियरली गुणसूत्र देखने को मिल रहे हैं। सेकंड की बात करते हैं, जो तारक के अंदर एस फेज के अंदर डबल हुए थे वो अब क्या करेंगे, विपरीत ध्रुव की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जो विपरीत पोल होती है, अपोजिट पोल होती है, वहां पर चलना स्टार्ट हो जाएंगे और वहां पर जाने के बाद स्पिंडल फाइबर तरकु तंतु का निर्माण करना भी शुरू कर देते हैं।
क्लियर सी बात है। अब इसके कुछ की पॉइंट है जो कि प्रोफेज के की पॉइंट क्या क्या है वो अपन को याद रखना। पहला तो क्या होता है, गुणसूत्र द्रव होता है वो संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बना लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है, ध्यान से समझना ये क्या होता है सेंट्रोमियर की मैं आपको बता देता हूं। आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं दो अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं वो आपस में किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है जिसके थ्रू ये दो अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अगर की पॉइंट की बात करते हैं तो इसके अंदर लास्ट तक जाते जाते क्या होता है, कोशिका को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उसके अंदर ना तो अपन को गोल्जी काय देखने को मिलते हैं, यानी गोल्जी बॉडी भी नहीं मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है, केंद्रिका नष्ट हो जाती है और केंद्रक का बाहर का जो आवरण होता है वो भी देखने को नहीं मिलता है, सीधी सी बात है। तो प्रोफेज की ये लास्ट तक जाते जाते अपन को केंद्र का आवरण भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वो भी घुल जाता है। सिंपल सी बात है, हो गया ये क्लियर। अब बात करते हैं अपन लोग मेटाफेज के अंदर। तो मेटाफेज के अंदर बात करें तो मेटाफेज के अंदर लास्ट में जाते जाते कंप्लीट केंद्र का आवरण कंप्लीट हो जाता है। यही इंडिकेट करता है कि आप लोग किसमें आ गए, आप लोग मेटाफेज में आते हैं। तो मेटाफेज किस चीज को इंडिकेट करता है, मेटाफेज का आना मतलब केंद्र का आवरण पूर्ण रूप से विघटित होना। सिंपल सी बात है, इस अवस्था के गुणसूत्रों का कंडेंसेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण अपन गुणसूत्रों का अध्ययन होता है, जो आकृति का अध्ययन इस स्टेज के अंदर आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। अब जो दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जो संतति अर्ध गुणसूत्र होते हैं, वो आपस में काइनेटोकोर के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर बीच में जो छोटी बीम लाइक स्टेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, एकदम सेंटर के अंदर मिलता है। सूक्ष्म नलिका से बने हुए तर्कुतंतु इसी के द्वारा जुड़ते हैं, इसी से जुड़ते हैं काइनेटोकोर से। अब तर्कुतंतु का निर्माण कहाँ से होता है, आपको पता है कहाँ से, तारक केंद्र से होता है। तो वहां से तर्कुतंतु बनते हैं और काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, ओके। प्रत्येक गुणसूत्र एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कुतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। यानी कि ध्यान से देखना, यहां से क्या है, स्पिंडल फाइबर आया और इसके काइनेटोकोर से जुड़ गया, ये अर्ध गुणसूत्र हो गया, इसके काइनेटोकोर से जुड़ गया। इधर से एक स्पिंडल फाइबर आया और इसके काइनेटोकोर से जुड़ गया। सिंपल सी बात है, ओके। उसके बाद एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इस अवस्था के दौरान सभी जो क्रोमोसोम होते हैं वो कोशिका की मुख्य प्लेट पर विन्यास हो जाते हैं। ध्यान से देखना, ये जो मुख्य प्लेट होती है ना, यहाँ पर आके विन्यासित हो जाते हैं, यानी कि आ जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेटाकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, मेटाकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, मेटाकाइनेसिस। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप लोग, मेटाकाइनेसिस बोलते हैं। अब काइनेटोकोर से क्या होता है, विपरीत ध्रुव से जुड़ जाते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है। ओके, अब इस तरह बीच में व्यवस्थित होना, ये जो प्लेट बनी है सेंटर वाली प्लेट, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप लोग, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, मध्यावस्था पट्टिका हिंदी में है, मेटाफेज प्लेट अपन इसको बोलते हैं। इसके की पॉइंट क्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तर्कुतंतु होते हैं गुणसूत्र, ये कहां से जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। कहां से जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्य रेखा के अंदर व्यवस्थित होते हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं एनाफेज। तो एनाफेज की बात करें तो इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुव की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, विपरीत ध्रुव की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक पोल ये रहा, दूसरा पोल ये रहा। इसके अंदर क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर जो तर्कुतंतु अपन को देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। अब देखने लायक बात यह है कि इनका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो तो पोल की साइड होता है और इनकी जो भुजा होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, उल्टी विपरीत दिशा के अंदर होती है। तो गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है वो पीछे की तरफ आती है। इसके की पॉइंट क्या होता है, तो गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र बिंदु क्या होते हैं, विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। ठीक है, यानी विपरीत पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। जिनके जो मिड वाला पार्ट होता है वो पोल की तरफ होता है और भुजाएं क्या होती है, उसके उल्टी यानी विपरीत दिशा में होती है। देन अपन लोग बात करते हैं टीलोफेज की। देन क्या बात करते हैं अपन लोग, टीलोफेज की बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, टीलोफेज के अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो अपनी सारी जो संपूर्णता होती है, अपनी जो पहचान होती है, उनको ये खो देते हैं। अपन पहचान नहीं सकते भैया गुणसूत्र कहां पर और कहां पर नहीं है। पहले जो प्रोफेज के अंदर कंडेंस हुए थे वापस से क्या हो जाएंगे, वो असंगनित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, असंगनित होकर अपनी पूर्णतः पहचान को खो देते हैं। सिंपल सी बात तो ये होगी, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर फिगर में भी देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि भैया गुणसूत्र कौन से और क्या नहीं है। ओके, तो गुणसूत्र यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर एकत्रित हो जाते हैं, इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। अपन को पता नहीं चलता कि भैया गुणसूत्र क्या है और कौन सा नहीं है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर
जैसे कि प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, लेकिन यहाँ पर वापस से इसका निर्माण हो गया, केंद्रिका का निर्माण हो गया, गोल्जी बॉडी का निर्माण हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण हो गया। कहने का मतलब यही है, जो प्रोफेज में हुआ था वहीं यहाँ पर उल्टा हो गया। तो अपन इसको बोल सकते हैं जो टेलोफेज होती है वो प्रोफेज के एंटागोनिस्टिक यानी कि विपरीत हो गई। सिंपल सी बात है भैया, वहां पर कंडेंस हुए थे, यहाँ पर कंडेंस नहीं हुए, वापस से असंगनित हो गए। वहां पर जो सेल ऑर्गेनेल जो कोशिकांग विलुप्त हुए थे वापस यहाँ पर बन गए थे। तो ये हो गई अपनी कैरियोकाइनेसिस वाली प्रोसेस हो गई। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव का विभाजन। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसके अंदर अपन को दो ही पॉइंट याद रखने, एक तो एनिमल के अंदर, दूसरा प्लांट के अंदर। तो एनिमल यानी प्राणी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव विभाजन कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो याद रखना खांच विधि के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, किसके द्वारा होता है, ये खांच विधि के द्वारा होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं प्लांट सेल के अंदर यानी पादप कोशिका के अंदर, तो यहां पर सेल वॉल होने के कारण क्या होती है, सेंटर के अंदर पट्टिका बनती है, बीच के अंदर पट्टिका बनती है और वो बाहर की तरफ जाते जाते पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाती है। तो नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है सेंटर से। ठीक है, बीच से नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, यानी पट्टिका के फॉर्म में निर्माण होता है। इसलिए अपन इसको बोलते हैं कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन किसके द्वारा होता है, पट्टिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पट्टिका के द्वारा। हो गया। और बाकी इसके अंदर देर का कोशिका द्रव के समय कोशिका अंग ऐसे गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अपरेटस गोल्जी बॉडी ये सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों संतति कोशिका के अंदर। छोड़ो, अब ध्यान से देखने की बात यह है कि देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, प्लांट सेल होती है, जिनके अंदर क्या होता है कि केंद्र का तो विभाजन हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है। यानी केंद्र तो बहुत सारे बन जाएंगे उसके अंदर, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता। इसके स्वरूप क्या होता है, एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, संघ कोशिका। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, संघ कोशिका। उदाहरण आपको याद रखना, नारियल का तरल भ्रूणपोष, नारियल का तरल भ्रूणपोष के अंदर ये देखने को मिलता है। अब समसूत्री विभाजन के क्या क्या महत्व है, समसूत्री विभाजन का सिग्निफिकेशन अगर पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये केवल द्विगुणित कोशिका में मिलता है, ये केवल द्विगुणित कोशिका में मिलता है। लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के से पादप होते हैं, जिनके कुछ निम्न श्रेणी के पादप ले लो या फिर कुछ कीट ले लो। ठीक है, जो कॉमर्शियल यूजफुल जो कीट होते हैं, सामाजिक जो कीट होते हैं, उनके अंदर अगुणित कोशिका में भी समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब समसूत्री विभाजन जो होता है वो चाहे हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो, दोनों के अंदर अपन को देखने को मिलता है। सिंपल सी बात यही होगी। ओके, क्लियर सी बात है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, इसके अंदर ये विभाजन जो होता है वो केंद्र कोशिका द्रव अनुपात को बनाए रखने के लिए होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कोशिका डायरेक्टली क्या होती है, कंटिन्यूसली क्या होती है, ग्रो करती रहती है, ग्रो करती रहती है। कोशिका के अंदर वृद्धि होती है, उससे क्या होता है, केंद्र को कोशिका द्रव के बीच का जो अनुपात होता है वो अव्यवस्थित ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, सेल डिवाइड होती है, कोशिका विभाजित होती है। अगर आप लोगों ने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में सुना होगा तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। देन अपन लोग बात करते हैं और क्या क्या इसका योगदान है। तो भैया कोशिका जो अपनी सेल होती है वो मरम्मत करने का काम करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, क्या काम करती है, मरम्मत करने का काम करती है। ओके, साथ ही साथ आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, वापस मर जाती है, वापस डिवाइड होती है। एपिडर्म की जो अपनी ऊपरी त्वचा होती है उसकी सतह भी कंटिन्यूसली प्रतिस्थापित होती रहती है और ब्लड सेल भी क्या होती है, कंटिन्यूसली प्रतिस्थापित होती रहती है। हो गया। ओके, अब बात करते हैं अपन लोग अर्धसूत्री विभाजन की। किसकी बात करेंगे अपन लोग, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की बात करेंगे। समझना ध्यान से। पहला तो पॉइंट यहीं पे आता है कि अर्धसूत्री विभाजन अपन इसको क्यों बोलते हैं। तो ऐसी कोशिका विभाजन जिसके अंदर एक मात्र कोशिका से बनी पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। बाकी इसमें कुछ देखने को नहीं है। ओके फाइन। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर अपन लोग दो साइकिल देखते हैं, दो चक्र देखते हैं, एक तो अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री सेकंड देखते हैं। लेकिन याद रखना विभाजन के अंदर डीएनए प्रतिकृति एक ही चक्र में होता है। सिर्फ किस में होता है, एक ही चक्र के अंदर होता है। ओके, क्लियर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर दो साइकिल अपने देखा था, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री जो सेकंड होता है वो माइटोसिस यानी समसूत्री के समान ही होता है, समसूत्री के समान ही होता है अर्धसूत्री सेकंड वाला। लेकिन अर्धसूत्री फर्स्ट जो होता है क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और यहां से भी कहां पर, प्रोफेज फर्स्ट से पूछा गया है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट प्रावस्था अपन को देखने को मिलती है। लेकिन प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो अधिक लंबी होती है और जटिल होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अंदर 5 उप प्रावस्थाएं होती है, जैसे कि कौन कौन सी, लेप्टेटिन, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, लेप्टेटिन, ठीक है, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। आप सीक्वेंस में कैसे याद करेंगे, एल से याद रखना लता, जी से जरा, पी से पानी, दे, लता जरा
पानी दे दे। एल से लता, जी से जरा, टी से पानी, डी से दे। लता जरा पानी दे दे। ठीक है, सिंपल एक लाइन आपको याद रखनी है जिसके थ्रू आपको इस सीक्वेंस में ये देखने को मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखना, हर एक उप प्रावस्था यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इनके की पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओनली आपको की पॉइंट याद रखने हैं, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करते हैं किसकी, लेप्टोटीन की बात करते हैं। तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट देखने को मिलते हैं, धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं लेप्टोटीन के अंदर। क्लियर सी बात है। इसी अवस्था के अंदर सेंट्रोसोम अलग अलग ध्रुव की तरफ गति करने लग जाते हैं। ओके, गुणसूत्र जैसे मैंने बताया स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, मतलब कि जो क्रोमेटिड सूत्र होते हैं वो संगठित होकर गुणसूत्र का निर्माण करने लग जाते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, लेप्टोटीन के अंदर होती है। कहाँ होती है ये, लेप्टोटीन के अंदर होती है। अब बात करते हैं अपन लोग डिप्लोटीन। ठीक है, हिंदी टर्म्स थोड़ा अजीब सा है, अब इंग्लिश में याद करो, बहुत ईजी रहेगा। जाइगोटीन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोटीन के अंदर एक्चुअली होता क्या है, गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है। गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है, यानी ये पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, युग्म का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जाइगोटीन वाला पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर सिनेप्स बनना स्टार्ट हो जाता है। सिनेप्स क्या होता है, समजात गुणसूत्र एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और पेयर यानी युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, इसके अंदर एक टर्म्स और आता है सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, किसको बोलते हैं, तो ध्यान से समझना। एक बाइवेलेंट के दो समजात गुणसूत्रों के मध्य मिलने वाला सिनेप्टो कॉम्प्लेक्स जो होता है, कहां पे मिलता है ये, बाइवेलेंट। अब बाइवेलेंट क्या होता है, बाइवेलेंट होता क्या है भैया, समझते हैं। बाइवेलेंट अपन लोग बोलते हैं समजात गुणसूत्र के जोड़े को ही क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। समजात गुणसूत्र के युग्म को क्या बोलते हैं अपन लोग, बाइवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, बाइवेलेंट बोलते हैं। और बाइवेलेंट क्या करते हैं, जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स अपन लोग इसको बोलते हैं। अब बाइवेलेंट होते हैं वो टेट्राड के फॉर्म में होते हैं, इसको टेट्राड भी बोलते हैं। ठीक है, बाइवेलेंट होते हैं वो टेट्राड के फॉर्म में होते हैं। तो मैं एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूं, वन बाइवेलेंट इज इक्वल टू 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 टेट्राड इक्वल टू 2 डायोड। ठीक है, पैकेटिन की बात करते हैं। देखो पैकेटिन के अंदर क्या होता है, ये जो टेट्राड फॉर्म होती है ये पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। टेट्राड फॉर्म होती है, जो टेट्राड बोल दो या फिर बाइवेलेंट फॉर्म बोल दो, ये अपन को यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है। कौन सी प्रावस्था के अंदर, पैकेटिन उप प्रावस्था के अंदर अपन को ये स्पष्ट दिखाई देती है। इसी के अंदर आता है क्रॉसिंग ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेटिन के अंदर आता है क्रॉसिंग ओवर। क्या आता है दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, तो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, एक लाइन आपको ध्यान से सुनना। दो समजात गुणसूत्र या फिर बाइवेलेंट के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र एक दूसरे के अत्यधिक पास पास स्थित होते हैं। इस समय क्या होता है, इन क्रोमोसोम के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके मध्य गुणसूत्र खंड आदान प्रदान हो जाते हैं, जिससे अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय अपन लोग बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, रिकॉम्बिनेज एंजाइम अपन लोग इसको बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, ओके। देन अपन लोग बात करते हैं, इसके अंदर आता है डिप्लोटीन। क्या आता है नेक्स्ट, डिप्लोटीन की बात करते हैं। अब डिप्लोटीन के अंदर स्टार्टिंग में क्या होता है, जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, जाइगोटीन के अंदर, वो क्या होता है, विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर क्या होता है, उसका विघटन हो जाता है। और नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इनके अंदर युगली। युगली मतलब क्या होता है, बाइवेलेंट जो होता है, दो समजात गुणसूत्र होता है उनके मध्य प्रतिकर्षण होना स्टार्ट हो जाता है, यानी दो गुणसूत्र विनिमय बिंदु होते हैं वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाता है प्रतिकर्षण के कारण। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, काइजमेटा बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, काइजमेटा बोलते हैं। जो अक्ष आकार की संरचना बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, काइजमेटा बोलते हैं। देखो कुछ ऐसे कसूरी के प्राणी होते हैं जिनके अंदर ये जो डिप्लोटीन स्टेज होती है वो काफी समय तक, महीनों या वर्षों तक पड़ी रहती है, तब तक समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन की, जो लास्ट प्रोफेज फर्स्ट की जो लास्ट स्टेज होती है, जैसे कि डाइकाइनेसिस की बात करें तो इसके अंदर काइजमेटा का उपांतीय भवन हो जाता है। क्या होता है इसके अंदर, काइजमेटा का उपांतीय भवन कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। साथ ही इसके अंदर बात करते हैं अपन लोग न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली हो गया, वो भी विलुप्त हो जाती है, वो भी इसके अंदर विलुप्त हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये बातें भी अपन को याद रखनी है। अब आ जाते हैं अपन लोग मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। कहां पे आते हैं, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। तो देखो मेटाफेज फर्स्ट में क्या क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम युग्म होते हैं वो कोशिका के बीच में आके व्यवस्थित हो जाते हैं। कहां पे आते हैं, कोशिका बीच के अंदर व्यवस्थित हो। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग क्या होता है, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि तर्कोतंतु जिसको अपन लोग बोलते हैं, वो आकर इनके गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर आके ये चिपक जाते हैं। किससे चिपकते हैं,
तो ये याद रखना, काइनेटोकॉर से चिपकते हैं भैया, सिंपल सी बात है, जैसे कि अपने समसूत्री विभाजन के अंदर भी देखा था। अब बात करते हैं इसके अंदर एनाफेज फर्स्ट की अपन लोग बात करते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर संजात गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, विपरीत ध्रुव की तरफ गमन करते हैं। इसके अंदर जो मिड वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला पार्ट होता है, उस गुणसूत्र बिंदु होता है, वो तो किधर होता है, पोल की साइड होता है, जबकि भुजाई किधर होती है, अपोजिट यानी कि सेंटर की साइड होती है। देन अपन लोग बात करते हैं टेलोफेज फर्स्ट की। तो टेलोफेज फर्स्ट के अंदर केंद्र का आवरण, केंद्र का पुनः स्पष्ट देखने को मिल सकती है, पुनः इनका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर सी बात है। उसके बाद आता है कोशिका द्रव्य विभाजन, इसके अंदर शुरू हो जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की जो अवस्था होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो ध्यान से समझना, अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। किसके समान होता है, वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। किसके समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है। जैसे डायग्राम में भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोफेज सेकंड है तो ये किसका हो गया, समझ लो कि ये प्रोफेज है किसका, समसूत्री विभाजन का। तो नॉर्मली एक कोशिका से यहाँ पे क्या आ गया, दो कोशिका, तो यहाँ पे भी एक कोशिका से कितनी हो गई, दो कोशिका। तो टोटल सेल कितनी हो गई भैया, 4 कोशिका का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 4 बनती है, जबकि समसूत्री विभाजन में 1 से 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो मेटाफेज सेकंड हो गया, ठीक है, एनाफेज सेकंड हो गया, टेलोफेज सेकंड हो गया। ये कैसे होते हैं, इक्वल किसके होते हैं, समसूत्री विभाजन के इक्वल होते हैं। सिमिलर चीज है वही होता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। कैसे समझना, सपोज करना, देखो आपको मैंने बताया था इनके अंदर जो गुणसूत्र के नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं संतति कोशिका के अंदर, ओके। तो अब मान लो ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो अपनी जो सेल में क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं अपने बॉडी के अंदर, सेल के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो गैमेट बनते हैं, तब कितने गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर, 23 होते हैं। क्योंकि आपको पता है ये 2n होती है और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या बनती है, n यानी हैप्लॉइड हो जाती है, ठीक है। तो अब मान लो 2 गैमेट होते हैं, जो 2 गैमेट अगर फ्यूजन करेंगे आपस में तो वापस से क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो वापस से क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे भैया, 46 हो जाएंगे। पहले भी 46 थे, अभी कितने हो गए, 46 हो गई। क्लियर सी बात है, हो गया इतना, ओके। उसके साथ साथ क्या होता है, ध्यान से समझना, इसका जो मैं सिग्निफिकेशन आपको डायरेक्टली या शॉर्ट में बताता हूं। तो पहला तो हो गया मियोसिस के दौरान प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्र की संख्या इसके अंदर निश्चित रहती है। दूसरा क्या होता है, इस विभाजन के कारण विभिन्नता आती है, वेरिएशन आता है भैया, याद रखना क्या आता है, वेरिएशन आता है। यह क्या करता है, इवोल्यूशन के लिए सहायक है। वेरिएशन क्या करता है, इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट, सारांश आप पढ़ लेना, एक बार इसके अंदर रिवाइज कर लेना, वही चीजें जो अपने चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी का अपने क्विक रिवीजन कर लिया है अच्छे से, ओके। और अच्छे से स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।